नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2, जो कि हम बात कर रहे हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के अंतर्गत, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसमें हम जो भी प्रैक्टिस सेट है उसके अंतर्गत आपको आईएमपी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए संभावित है, साथ ही उनको डिटेल में एक्सप्लेन, जो फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के जो संभावित होते हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सेट है यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 है, ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है, उसको आप जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। और देख लिए तो अच्छी बात है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद कितने क्वेश्चन बन जा रहा है। जितने भी बने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कमेंट करने की आदत या आप अनुशासित बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल में जो स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। तो स्प्रेडशीट खोलने की विधि मतलब आप ओपन करने की बात हो रही है। तो देखिए, कंट्रोल प्लस एन तो होती है किसके लिए, न्यू के लिए, तो ये वाली ओपन करने की नहीं होगी। फाइल के साथ आप ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अल्टर एफ ओ, ये भी आप अल्टर के साथ सिंपल फाइल में जाकर ओपर प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल ओ, स्वाभाविक सी बात है, ये ओपन करने की होती है। तो बचा क्या, कंट्रोल प्लस एन, ये आपका न्यू बनाने की है, ना कि ओपन करने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर का। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, फाइल से ओपन कर सकते हैं आप मेथड और अलग, जैसे फाइल से जाओगे आप मीनू के अंतर्गत मतलब माउस के थ्रू और ओपन बटन पर क्लिक करोगे, ब्राउज करके खोल सकते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ओ या अल्टर एफ ओ आप दबाकर इसको ओपन कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार के माध्यम से आप रिसेंट फाइल या रिसेंट वर्कबुक यहाँ से ओपन कर सकते हो। विंडो एक्सप्लोरर में जाओगे डायरेक्टली कंप्यूटर के अंतर्गत, तो आप एक्सएलएस एक्स या डॉट एक्सएलएस इन पर डबल क्लिक करके एक्सेल में ऑटोमेटिक ये खुल जाएंगे, या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन विद एक्सेल करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करने की बहुत सारी मेथड्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप हर प्रकार से इसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजिंग प्रोटोकॉल, जो कि HTTPS होता है। इसमें जो एस है वो क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है, HTTP का मतलब क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो हाइपर टेक्स्ट हो जाता है वो HTML से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है कंप्यूटर में, यानी इंटरनेट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस लगा है, एस का मतलब हो जाता है SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब वेब पेज या वेब मतलब एक प्रकार से जो कंटेंट है वो आपका सुरक्षित है, यानी कि सिक्योर है। तो यहाँ पे जो एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वर मतलब जो रिसोर्सेज प्रदान करता है और रिसोर्सेज की जो मांग करता है वो क्लाइंट हो जाता है। सर्विसेज जो सर्वर के द्वारा प्रदान की जाती है। सेशन मतलब एक निश्चित सेशन कि यूज़र लॉगिन हुआ है, लॉग आउट हुआ है, उसके बीच का समय सेशन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो HTTPS हमने देख लिए पूरा, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। एस मतलब सिक्योर हो जाता है। SSL यानी सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सिक्योर सॉकेट लेयर और या तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो सिक्योरिटी है वो देखने को मिल जाती है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, और ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ताकि बीच में तीसरा व्यक्ति इसको बदल ना सके, या अथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी या ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब बदले ना, इसके लिए यहाँ पे SSL का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में MS वर्ड 2010 हो सकता है, 2013 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है, या 21, या जो भी। तो फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जो डायलॉग बॉक्स है उसमें फॉन्ट इफेक्ट कहाँ देखने को मिल जाता है, किस टैब में देखने को मिल जाता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत देखिए, आपको जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है इसमें आप देखोगे तो आपको दो टैब मिलेंगे, एक तो मिलेगा फॉन्ट टैब और एक मिलेगा एडवांस्ड। तो फॉन्ट टैब के अंतर्गत ही आप देखोगे तो आपको इफेक्ट मिल रहा है। पूछा क्या गया था, फॉन्ट के इफेक्ट, तो फॉन्ट के इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, फॉन्ट टैब में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप देख भी सकते हैं, जैसे हम अगर मान लीजिए वर्ड में चलते हैं, ये वर्ड में चलें, और वर्ड में चलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ है, ये सब ग्रुप है।
अब देखिए अभी फ़ॉन्ट का ऑप्शन आया है, यानी कि फ़ॉन्ट वाले जो ग्रुप है या फ़ॉन्ट टैब है उसका ऑप्शन आया है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पैराग्राफ के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। पैराग्राफ में भी दो टैब है, इंडेंट एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक। तो इनको भी आप ध्यान से देखिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आपसे बनना चाहिए। तो इसके लिए आप MS वर्ड का डिटेल वीडियो देखना नहीं भूलना है। ठीक है, मैंने डिटेल में उसको समझाया, प्ले लिस्ट में जाना, बहुत सारी वीडियो है जिसमें से जो MS वर्ड का कंप्लीट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, या PC पैकेज के वीडियो देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी MS वर्ड कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सिम्बियन है, iOS भी है, टिज़न भी है, तो बचा क्या, अवंतु। तो अवंतु जो है एक प्रकार से लाइनेक्स का क्या है, एक है वर्जन है, या फिर आप फ्लेवर बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो लाइनेक्स एक प्रकार मतलब लाइनेक्स के अंतर्गत ये फेडोरा है, अवेंटू है, या फिर जो भी काली लाइनेक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किसके लिए हो जाते हैं, ये हो जाते हैं डेस्कटॉप के लिए। किसके लिए हो जाते हैं, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के लिए। मतलब लैपटॉप देखोगे, डेस्कटॉप देखोगे, इनके लिए जो अवंतु है वो हो जाता है, ना कि मोबाइल के लिए। तो अवंतु यहाँ पर राइट आंसर, बाकी तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ जो सेम्बियन है ये नोकिया के द्वारा विकसित किया गया था, iOS एप्पल के द्वारा, और टिज़न सैमसंग इंटेल के द्वारा विकसित किया गया था। बाकी अवंतु जो है डेस्कटॉप लाइनेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंतर्गत जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड पाइथन में एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ देखिए अगर बात करें हम वाइल की, तो ये है, फॉर भी है, इफ़ भी है, तो बचा क्या, गो टू। तो गो टू यहाँ पर रिजर्व कीवर्ड नहीं है, किसके अंतर्गत, पाइथन के अंतर्गत। राइट आंसर गो टू होगा। गो टू एक प्रकार से अगर देखें तो ये पाइथन में नहीं मिलता है, ये अलग लैंग्वेज में मिल जाता है। तो वाइल यहाँ पे कीवर्ड है, जो फॉर है वो भी कीवर्ड है, इफ़ भी कीवर्ड है। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाता है फॉर, और वाइल आपका लूपिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर मतलब .exe फाइलें जो होती है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि जितने भी विंडोज़ वाले सिस्टम देखोगे वहाँ पे .exe फाइल ही आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। तो इसको बनाने में समस्या आती है, कौन सी समस्या आती है, दे आर स्लो। स्लो होते हैं क्या, नहीं, फास्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा, मतलब समस्या आती पूछ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दे आर नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दे आर वायरस प्रोन, यानी कि वायरस से ग्रसित होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है, तो ये संभावित है। दे आर एक्सपेंसिव, कुछ सस्ते भी आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, मतलब पहला भी आंसर नहीं होगा, दूसरा भी और चौथा भी। तो राइट आंसर क्या होगा, वायरस से ग्रसित होने की समस्या ज़्यादातर देखने को मिल जाती है EXE फाइलों में। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस प्रवण होते हैं, या वायरस को एक्सेस करने या वायरस से ग्रसित होने की समस्या इसमें देखने को मिलती है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि EXE फाइल विंडोज़ प्रोग्राम में चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये आसानी से मालवेयर जो वायरस होते हैं उनके रूप में डिस्गाइज किए जा सकते हैं। जब कोई यूज़र किसी अज्ञात EXE फाइल को चलाता है तो वो सिस्टम में हानिकारक कोड या मैलिशियस जो प्रोग्राम है वो चला सकता है, और EXE फाइल अक्सर वायरस प्रवण या वायरस से ग्रसित हो सकती है। इसलिए किसी भी EXE फाइल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के पहले थोड़ा सा सोच ले, नहीं तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल जो फंक्शन है एक बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 और 1। ठीक है, बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, मान लीजिए 0101 ऐसे लिखे हमने और बेस 2 लिखे, तो ये क्या हो गया, बाइनरी। बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने 34A लिखे और इसका बेस 16 डाल दिए, तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल। तो कौन सा फंक्शन है वो बदलता है, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी नहीं बदलेगा, हमको पूछेगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये फंक्शन आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी राइट आंसर है। और बाकी चीज़ें अगर देखें तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलता है। टू हेक्स ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, और टू बाइनरी ये भी कोई फंक्शन नहीं है। तो आपका अगर राइट आंसर देखें तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और अगर उल्टा पूछे तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ई कॉमर्स में जो होता है ई बिजनेस या डिजिटल बिजनेस की तुलना में खाली स्थान की गुंजाइश होती है, यानी कि हम बात करें तो ई कॉमर्स को इससे तुलना की जा रही है। तो ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस जो है ये बड़ा है या ई कॉमर्स बड़ा है, तो ई कॉमर्स इससे छोटा है, मतलब नैरोअर है, यानी कि ब्रॉडर नहीं हो सकता, नैरोअर हो सकता है, बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ई बिजनेस या जो डिजिटल बिजनेस है उसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं आती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। जैसे बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जिसमें एचआर है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और साथ ही ई कॉमर्स भी आपको किसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है, ई बिजनेस में। तो आप समझ सकते हैं ई बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स कैसा होगा, छोटा होगा। इसका मतलब केवल खरीद और बिक्री अगर करना है ऑनलाइन तो वो ई कॉमर्स है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ अगर आ जाती है तो ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कितने कीवर्ड होते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर। जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे संख्या चेंज होते जाती है। मान लीजिए 3.1 की 1.1 की बात करें पाइथन में तो उसका अलग मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन में, पुराने वर्जन में, सभी में अलग मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ देखने को मिल जाता है 35। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट जो रिजर्व कीवर्ड है वो पाइथन 3.11 में आपको 35 देखने को मिलेंगे, और पुराना जो वर्जन था उसमें कितने मिल जाते थे, 3.7 के अंतर्गत 33 मिल जाते थे। अब कीवर्ड की बात करें जो रिजर्व होते हैं, जिनकी डेफिनेशन पहले से होती है, जैसे उदाहरण के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे इफ़ एल्स है, वाइल है, या फिर आपको ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच मिल जाते हैं। बुलियन के अंतर्गत ट्रू फॉल्स। फंक्शन में आपको डेफ है, क्लास है, लैम्बडा है। इसके अलावा देखोगे तो आपको जो है इंपोर्ट मॉड्यूल्स, इंपोर्ट फ्रॉम, एस। अदर के अंतर्गत मिलेंगे ग्लोबल, नॉन लोकल, विद, येल्ड, एसर्ट, डे। इस प्रकार से ये सब कीवर्ड है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान में नहीं रखोगे 2-4 बार पढ़ लीजिए पीडीएफ में, आपको सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएगी। एमएस डॉस को सामान्यतः किस माध्यम में आपूर्ति की जाती है। देखिए, एमएस डॉस एक सबसे प्रचलित पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ के पहले आया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। और डॉस मतलब हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कहाँ से स्टोर किया जाता था, मतलब फ्लॉपी डिस्क से यहाँ से इसको इंस्टॉल किया जाता था और इसी को मैनेज किया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1980-90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। फ्लॉपी डिस्क ही इसका मुख्य माध्यम था, क्योंकि उस समय कोई और अदर डिस्क नहीं थी, और यूज़र फ्लॉपी डिस्क से एमएस डॉस को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे। बाद में जब हार्ड डिस्क और सीडी रोम आ गए तब सॉफ्टवेयर सीडी में भी मिलने लगे, लेकिन एमएस डॉस की शुरुआती और सामान्य आपूर्ति किस में होती थी, फ्लॉपी डिस्क में। याद रखिए इसको। उस पद की पहचान कीजिए जो नेटवर्क पर दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति बोले तो मान लीजिए है एक व्यक्ति और एक है ए व्यक्ति, सेंडर और रिसीवर दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है। इस कम्युनिकेशन को अगर बात करें बिना परमिशन के, अनाधिकृत रूप से रियल टाइम में इंटरसेप्ट या देखने का काम जो करता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं फिशिंग। तो नहीं बोलेंगे, स्नूपिंग भी नहीं बोलेंगे, साइबर स्टॉकिंग भी नहीं बोलेंगे। यहाँ बचा क्या, एप्सट्रॉपिंग। ठीक है, एप्सट्रॉपिंग इसको बोला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे एप्सट्रॉपिंग का मतलब नेटवर्क पर दो एंटिटीज़, यानी दो व्यक्ति, क्लाइंट और सर्वर हो सकता है, इनके बीच में जो भी प्राइवेट कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बिना परमिशन के अनाधिकृत रूप से रियल टाइम में इंटरसेप्ट या फिर मॉनिटर करना क्या कहलाता है, एप्स ड्रॉपिंग कहलाती है। मैन इन द मिडिल अटैक भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, फिशिंग की बात करें तो नकली ईमेल, वेबसाइट बनाकर दूसरे की संवेदनशील जानकारी को चुराना, जैसे कि बैंक की डिटेल है, पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें। स्नूपिंग की बात करें तो किसी डेटा या फाइलों को चुपके से देखना, लेकिन यह हमेशा रियल टाइम कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन नहीं होता है। ठीक है, और साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना, ये क्या कहलाता है, और उसकी गतिविधियों को ट्रैकिंग करना, मतलब साइबर स्टॉकिंग हो जाता है। चलिए आगे चलें। तो आपको देखने मिलेगा कौन सा कथन सही है बोला गया है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और एक और बताना है सीडीएमए का। ठीक है, आप कमेंट करते जाइए, और कितने आंसर आपके सही आते हैं कंप्लीट टेस्ट में वो भी आपको बताना है। तो जीएसएम मोबाइल डाटा और वॉइस दोनों को कम्युनिकेट करने या ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा बोला गया सीडीएमए मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित होती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगी, पहली और दूसरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, मतलब जीएसएम बोले तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मैंने आंसर भी बता दिया, फिर भी आप कमेंट कर दोगे तो आपको याद हो जाएगा। यह तकनीक जो है सर्किट स्विच्ड वॉइस और पैकेट स्विच डेटा, मतलब एसएमएस है, जीपीआरएस है, एज है, इन दोनों को सपोर्ट करती है, और जीएसएम नेटवर्क पर एक साथ वॉइस और डेटा संभव है।
दूसरा है, आप देखोगे तो CDMA बोले तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये दोनों को कमेंट बॉक्स में भी लिखना, आपको याद हो जाएगा। तकनीक में ग्राहक की जानकारी जैसे कि अथेंटिकेशन है, डिटेल्स, फ़ोन, हेडसेट जो है हैंडसेट है, इसमें ही स्टोर होती है। और GSM में यह जानकारी सिम कार्ड में स्टोर होती है, जबकि CDMA में सिम कार्ड नहीं होता है, इसलिए डेटा सीधे हेडसेट में स्टोर होता है या हैंडसेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के संबंध में कितने कथन सही हैं। तो वेब पेज की पहचान एक अलग यूआरएल से होती है, बिल्कुल सही है। हर एक वेब पेज का एक अलग यूआरएल होता है, मतलब ये सही है। वेब पेज स्थिर और गतिशील हो सकते हैं, मतलब कुछ वेब पेज स्टैटिक होते हैं जो एक बार बना दिए जाते हैं, फिर उसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। चेंज भी करेगा तो उसको प्रोग्रामर करेगा या डेवलपर करेगा। दूसरा, ये गतिशील भी होते हैं, डायनेमिक, डेली बेसिस पे हम जो है CMS बेस्ड जो वेबसाइट या वेब पेज होते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है भी। तीसरा है, वेब पेज का मुख्य एलिमेंट सामान्यतः एक HTML पेज होता है, बिल्कुल सही। .html से ही हम जो है इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑल, डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे स्टैटिक वेब पेज की बात करें तो HTML ओनली उपयोग किया जाता है, और अगर डायनेमिक की बात करें तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जैसे PHP है, ASP, JSP, इन सब का उपयोग करके बनाए तो डायनेमिक वेब पेज बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश का स्रोत नहीं है, या जैसे आपका सिस्टम की बात करें तो आपके सिस्टम में वायरस कौन कौन से तरीके से नहीं या कौन कौन से तरीके से आ सकता है। तो कौन कौन से तरीके से आ सकता है वो नहीं पूछा है, कौन सा तरीका नहीं है वो पूछा है। तो आपको तो पता होना चाहिए कौन से तरीके से आ सकता है। जैसे ईमेल, गलत ईमेल या वायरस वाला ईमेल डाउनलोड करोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो ये तो है इसका मतलब सोर्स, तो यहाँ सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो डाउनलोड डेट सॉफ्टवेयर, अगर कोई बिना सिक्योरिटी वाली साइट से या फिर आप एक प्रकार से फिशिंग टाइप का जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्पाईवेयर टाइप। तो वो डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये भी आपका वायरस आने के चांसेस है, तो आंसर तो नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है। फिर इसका सोशल मीडिया मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज से भी वायरस आ सकता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फिर पूछा गया प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से वायरस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ सोर्स नहीं है पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट 2016 के क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार किसी भी पावर पॉइंट का हो सकता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है। तो सीधे हम जो है पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पावर पॉइंट को यहाँ पे चलते हैं इसी में, और यहाँ आप जाकर देखोगे तो देखिए आपको यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार देखोगे तो आपको देखिए यहाँ कुछ आइकॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, पर यदि डिफ़ॉल्ट रूप से देखोगे तो आपको आइकॉन सिर्फ 3 दिखेंगे। कौन कौन से, सेव दिखेगा, अंडू और रीडू दिखेगा, मतलब सेव, अंडू, रीडू। तो कितने आइकॉन हो गए, सेव, अंडू और रीडू, बाकी चीज़ें मैंने ऐड करा हूँ। तो डिफ़ॉल्ट रूप से पूछा, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले डिफ़ॉल्ट रूप से, यानी कि रहते कितने वो नहीं पूछा, डिफ़ॉल्ट बोले तो शुरुआती समय में तो ओनली 3 रहते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो होता है सेव, एक होता है आपका अंडू और एक होता है आपका रीडू। बाकी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में भी देखें तो 3 ही होते हैं, देखिए अंडू मतलब सेव, अंडू, रीडू, ठीक है। बाकी चीज़ें आप टिक मार्क लगा दोगे तो यहाँ पे आइकॉन जोड़ते जाएंगे। और क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में होता है, जो मतलब हम ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें आगे देखें तो पाइथन कितने कंट्रोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट मुख्य रूप से पाइथन 3 प्रकार के सपोर्ट करता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 3 प्रकार की अगर बात करें तो ये ब्रेक हो जाता है लूप को तुरंत समाप्त करने के लिए, कंटिन्यू हो जाता है, करंट ये जो इटरेशन है उसको छोड़कर अगले इटरेशन पर चला जाता है। उसके बाद है आपको पास मिलेगा, नल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करता है, केवल प्लेस होल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ 3 यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, सपोर्ट करता है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है जैसे हम MS वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में टेबल बनाते हैं, MS वर्ड ही मान लीजिए, ठीक है। इसमें जो टेबल बना है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस जो भी है, इसमें डाटा लिखे हैं, इस डाटा को अगर मान लीजिए हमको टेक्स्ट में बदलना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है MS वर्ड 2010-13 जो भी है, निम्नलिखित में से किस टेबल टूल में देखने को मिलता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक टेबल, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक ये टेबल लिया है, ठीक है, ये टेबल लिया है।
अब इस टेबल को मान लीजिए मैं टेक्स्ट में बदलता हूँ, तो टेक्स्ट में बदलने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, मुझे जाना होगा टेबल लेआउट में। कहाँ जाना होगा, टेबल लेआउट में। और देखिए यह लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और इसको क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आया, टैब में लाना, कॉमा में, मैं कॉमा में ले आता हूँ। तो देखिए कॉमा में आपके क्या आ गए हैं, कंप्लीट रूप से आइटम आ चुके हैं। किस में मिला था, टेबल लेआउट में, याद रखना। और जब इससे टेक्स्ट को हम टेबल में बदलना चाहते हैं तो वो मिलेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में कहाँ मिलेगा, टेबल के अंदर देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और कैसे फॉर्मेट में है, कॉमा में। इसको आप वैसे कर दो तो देखिए फिर से टेबल बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेआउट। क्या हो जाएगा, लेआउट। और अगर बाद में अगर टेक्स्ट टू टेबल पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्या, इंसर्ट। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लेआउट। और डिज़ाइन टैब तो टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए हो जाता है, लेआउट आपकी एक प्रकार से मर्ज है, इंसर्ट है, या फिर फॉर्मूला है, हेडिंग रो रिपीट है, इन सारी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पीबीएम को अक्सर क्या कहा जाता है, पीबीएम मतलब पैरेलल वर्चुअल मशीन। क्या हो जाती है, पैरेलल वर्चुअल मशीन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर उन्हें एक सिंगल पैरेलल कंप्यूटर की तरह काम करने देता है। और पीवीएम का उपयोग साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सिमुलेशन है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी जिसे हम बोल देते हैं, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पाइथन वर्चुअल मशीन भी था ऑप्शन में, तो यह पीवीएम नहीं है, ये क्या है, पाइथन का इंटरप्रेटर के नाम से जाना जाता है। बाकी चीज़ें इनवैलिड ऑप्शन है। चलिए आगे चलें, निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प चुनिए। मतलब फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें क्या किया जाता है, वही फिशिंग मैंने बताया था, धोखाधड़ी मतलब व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए नकली वेबसाइट, नकली वेब पेज बनाने का काम होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेक वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का काम करती है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखें तो इसका उद्देश्य जो हो जाता है एक प्रकार से साइबर क्राइम का एक हिस्सा है, और जिसमें अटैकर्स जो होते हैं गलत जानकारी मतलब गलत वेबसाइट बनाकर अपनी ईमेल है या फिर वेबसाइट है, संदेश के माध्यम से यूज़र को धोखा देते हैं। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड चुराना, बैंक अकाउंट डिटेल चुराना, क्रेडिट डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी डेटा, ये सारी चीज़ें चुराने का काम ये कर लेते हैं। और डेटा इज़ इनक्रिप्टेड फॉर सिक्योरिटी, ये एक प्रकार की सुरक्षा तकनीक है, फिशिंग नहीं है। फाइल आर कंप्रेस्ड फॉर फास्टर डाउनलोड, यह कंप्रेशन टेक्निक है। इसके अलावा पासवर्ड आर स्टोर्ड सिक्योरली, ये भी एक प्रकार से सिक्योरिटी के रिलेटेड प्रैक्टिस है। ठीक है, फिशिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की आरंभिक मतलब शुरुआती रूप से अगर सफलता की बात करें तो उसका कारण क्या था, शुरुआत में ही फेमस हो चुका था। ठीक है, कौन, जावा। तो जावा जो शुरुआत में ही फेमस हुआ उसका कारण क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे, मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा गया है सोर्स कोड, और सोर्स कोड जो था डॉट जावा के माध्यम से लिखा जाता था। ठीक है, और इसको कंपाइल किया जाएगा, कंपाइल जावा कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल करेंगे तो डॉट क्लास बन जाती थी ये। मतलब एक प्रकार से डॉट क्लास बोले तो एक प्रकार से वाइट कोड, क्या था, वाइट कोड। और वाइट कोड क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण ही ये क्या था, एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख भी सकते हैं वाइट कोड कंपाइल किया जाता है। और वर्चुअल मशीन जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकती है। इसका कॉन्सेप्ट है राइट वंस रन एनीवेयर, बोले तो वोरा कहा जाता है। और ये उस समय अन्य जो भाषाएं थी, सी है, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, जबकि जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। जावा ने इस समस्या को हल किया, डेवलपर्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने की सुविधा दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है फेमस होने के कारण में। फिर है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इंसर्ट मीनू, फाइल मीनू से नहीं होगा, इंसर्ट मीनू, इंसर्ट मीनू मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इंसर्ट मीनू बाय क्लिकिंग पेज नंबर, उसके बाद इंसर्ट मीनू बाय क्लिकिंग फुटनोट। तो फुटनोट से तो यहाँ पे नहीं होगा, फुटनोट से तो हम पॉइंट्स डालते हैं, तो ये भी नहीं होगा, दोनों हो नहीं सकते, मतलब ए और सी भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका ओनली ए होगा। तो आप देख भी सकते हैं एम एस वर्ड की बात हो रही है, तो एम एस वर्ड में चले, जैसे मान लीजिए यहाँ चले तो इंसर्ट में चले, और आप जाओगे कहाँ पे, देखिए यहीं कहीं मिलेगा आपको पेज नंबर। ये देखिए पेज नंबर है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ भी करना है। और अगर आप फुटर में जाएँ तो फुटर में भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं। दो तरीके हैं पेज नंबर डालने के। तो अगर डायरेक्टली आप एडिट फुटर करते हैं तो एडिट फुटर में जाकर आप देखोगे पेज नंबर ला सकते हैं इसके अंतर्गत भी, और फुटर में भी रेडीमेड पेज नंबर दिए हुए हैं। और डिफरेंट करना पेज, फर्स्ट पेज ऑड इवन करना है, हेडर फुटर की जगह कितनी छोड़ना है, सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एम एस एक्सेल के अंतर्गत 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की पूछा गया है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स अब देखिए
अगर बात करें हम सिर्फ ओनली F12 की, तो F12 से सेव एस का डायलॉग बॉक्स आता है, और ओनली सेव करना है तो शिफ्ट के साथ क्या हो जाता है, F12 आ जाता है। चलिए हम जो इसको प्रयोग करके देख लेते हैं। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करें और कोई भी एक प्रैक्टिस शीट हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ F12 आप प्रेस करोगे तो देखिए सेव एस का डायलॉग बॉक्स आया। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करोगे तो सेव फाइल का छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जो पॉपअप विंडो होती है। और अगर आप कंट्रोल के साथ F12 करोगे तो आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी की चीज़ें और होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये चीज़ तो मिल गई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, यानी कि कंट्रोल के साथ F12 ओपन के लिए उपयोग किया जाता है। और बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो ये जो है सेव के लिए उपयोग किया जाता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ी के अंतर्गत वर्गीकरण मतलब निम्नलिखित रूप से किन कारकों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पीढ़ी बोले तो जनरेशन, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो जनरेशन चेंज हो गई। स्पीड में भी अंतर हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी में भी अंतर, लागत भी काफ़ी, मतलब ये चारों पैरामीटर आपके देखने मिलेंगे किसके कारण, कंप्यूटर की पीढ़ी के कारण। मतलब इन सभी में बदलाव हुआ तो जनरेशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो है आपका एक प्रकार से उपरोक्त सभी यानी कि डी राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था नेक्स्ट में, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में, एआई अल्ट्रा लार्ज वाला फिफ्थ में। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो हर नई पीढ़ी में स्पीड बढ़ती थी। स्टोरेज भी काफ़ी मतलब सीमित थी शुरुआती में, बाकी में बढ़ते गई, और लागत धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, शुरुआत में काफ़ी महंगे थे, धीरे धीरे कम होते गए। तो ये सारी चीज़ें जो है पैरामीटर है किसके लिए, जनरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर देखें निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है यानी कि शेप नहीं है, तो शेप नहीं है बोले तो सिंपल सी बात, हम पावर पॉइंट में चलें और पावर पॉइंट में चल के इंसर्ट में चलते हैं, और इंसर्ट में चल के हम जो है शेप में चलते हैं। तो शेप में आप देखोगे, देखिए आपको मिलेगा रेक्टेंगल, यहाँ मिलेगा आपको ओवल, यहाँ मिलेगा आपको राउंडेड रेक्टेंगल। तो यहाँ देखिए यहाँ भी ओवल मिल रहा है, यानी कि सर्कल नाम से कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्कल यानी कि ए। डायमंड भी मिलेगा, ट्रायंगल भी मिलेगा, ओवल भी मिलेगा, साथ ही आपसे पूछा जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल भी है, ऐसे कॉर्नर जिसके राउंड होते हैं। ठीक है, कॉर्नर जिसके राउंड होते हैं वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार मिलेंगे पर सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर्कल आपका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पाइथन भाषा में कीवर्ड नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, कीवर्ड देखिए एसर्ट हमने देखे थे, लेम्बडा देखे थे, एल्ड देखे थे, ईवल जो है एक प्रकार से कीवर्ड नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका सी हो जाएगा। और ये है क्या, ये एक प्रकार से पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, कीवर्ड नहीं है, इसका उपयोग किसी स्ट्रिंग को पाइथन एक्सप्रेशन की तरह एवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग यानी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते समय सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो भाई डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली करने के लिए आपको सबसे पहले तो डाटाबेस बना होना चाहिए। तो आंसर पढ़ लेते हैं हम, क्रिएट अ डेटाबेस फाइल, ये सबसे पहले करेंगे। फिर फाइल एडिटर सक्रिय करना, तो ये तो बनाओगे तब तो करोगे। फिर लोड द सॉफ्टवेयर इनटू योर कंप्यूटर, उसके बाद कीप अ फ्लॉपी डिस्क इन रेडीनेस। ठीक है, तो ये कोई आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है ए वाला। मतलब सबसे पहले आप डाटाबेस फाइल बनाओगे तभी तो मैनेज करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप यही हो जाता है। तो यहाँ देखिए डाटाबेस फाइल बनाना जिसमें टेबल्स बनाना, रिकॉर्ड है, अन्य ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हो जाती है। इसके बाद टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। और एक्टिवेट की बात करें तो डीबीएमएस में फाइल एडिटर एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ब खुद यहाँ देखने को मिल जाता है। लोड द सॉफ्टवेयर इनटू योर कंप्यूटर, तो इंस्टॉलेशन या सेटअप का हिस्सा है, ये कोई लॉजिकल हिस्सा नहीं है। कीप अ फ्लॉपी डिस्क, ये भी पुरानी स्टोरेज मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम को उत्पादन के समय मास्क किया जाता है। तो भाई रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी मास्क की जा रही मतलब मास्क रोम कहलाएगी। जबकि पी रोम की बात करें तो पी रोम क्या हो जाती है, ए पी रोम जो है उत्पादन के समय ही इसमें प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं, मतलब मिटाए नहीं जा सकते। ई पी रोम में अल्ट्रावायोलेट किरणों के माध्यम से एक बार हटाकर स्टोर किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल में इलेक्ट्रिक तरंगों के माध्यम से बार बार हटाकर उसको स्टोर किया जा सकता है प्रोग्राम को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007, 10 या जो भी है, अच्छा 7 पूछा गया है, तो 7 में जो है उसमें नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए नई फाइल मतलब न्यू,
या फिर ओपन, इनके लिए कौन सा बटन उपयोग करेंगे? होम तो नहीं होगा, फॉर्मेट भी नहीं होगा, इंसर्ट भी नहीं होगा। अगर इसके बदले में क्या होता, फाइल तो होता, पर यहाँ पे साथ की बात की जा रही तो ऑफिस बटन होता है, और लेटेस्ट में क्या होगा, फाइल। जैसे हम देखें स्प्रेडशीट वाले यहाँ पे चले तो यहाँ होम बटन नहीं है, ऑफिस बटन, यहाँ सीधे क्या है, फाइल। फाइल में ही आप न्यू बना सकते हैं, ओपन, बाकी अदर ऑप्शन भी यहीं पे मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन या संचालन के लिए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए प्रिंटर की ज़रूरत सेकेंडरी मैटर है, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले ये भी सेकेंडरी मैटर है, प्लॉटर ये भी सेकेंडरी यानी कि आउटपुट डिवाइस है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हाई स्पीड होना ज़रूरी है, और जो डिस्क है स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। ये बाकी की चीज़ें जो है एक प्रकार से प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बात की प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव होता है? तो यूनिक्स केस सेंसिटिव होता है, लाइनक्स भी केस सेंसिटिव होता है, विंडोज़ आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, इन केस सेंसिटिव होता है, मतलब एक प्रकार से केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो आपका एक और दो यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एक और दो कहाँ पे, देखिए ओनली एक और दो, यानी कि आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ की बात करें तो केस इंसेंसिटिव होता है, ये फाइल डॉट ई एक्स और फाइल डॉट ई एक्स दोनों सेम होती है, जबकि इन दोनों में अलग अलग होती है, जैसे ये वाला फाइल और ये वाला फाइल अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस के तहत सीधे अखंडता बोले तो इंटीग्रिटी की जांच करना, उसको केंद्रीकृत करना, डेटाबेस की डुप्लीकेशन, स्थिरता और वैधता को सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित मतलब ये देखिए जितनी भी डीबीएमएस में उपयोग करेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर केंद्रीकृत रूप से स्टोर की जाएगी तो ये जो अखंडता है, इंटीग्रिटी, डुप्लीकेशन, इसको कम करेगा, यानी कि रिड्यूस करेगा। ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो डीबीएमएस इंटीग्रिटी चेकिंग यानी अखंडता की जांच, केंद्रीकृत करने का मतलब सभी नियमों और कांस्टेंट जो प्राइमरी कीज़ होती है, फॉरेन कीज़ होती है, यूनिक है, नॉट नल है, सीधे डेटाबेस स्तर पर लागू किए जाते हैं, और इससे डुप्लीकेशन कम होता है क्योंकि एक ही डेटा बार बार दर्ज नहीं किया जाता। कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ सुनिश्चित करता है स्थिरता, क्योंकि सभी टेबल्स एक रिलेशनशिप से एक समान जुड़े होते हैं। वैलिडिटी यानी कि वैधता बनाए रखता है, क्योंकि गलत या अधूरा डेटा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस नहीं है? तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, सरकार सीधे अपनी सेवाओं को जनता के साथ में साझा करती है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसे ई गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे ई टैक्स फिलिंग इसके अंतर्गत आ जाएगा, ई वोटिंग बोले तो गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई वोटिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। ई कॉमर्स इसमें व्यापार नहीं आएगा। ई प्रोक्यूरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है, ये खरीद बिक्री में आता है। तो यहाँ ई गवर्नेंस के अंतर्गत सी आपका नहीं आएगा। इसके अंतर्गत देखें तो ई टैक्स फिलिंग आ जाएगा, ई वोटिंग भी आ जाएगा, ई प्रोक्यूरमेंट भी आ जाएगा, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा सामान जो गुड्स होता है और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रणाली है या ई गवर्नमेंट का हिस्सा है। ई कॉमर्स व्यापारिक गतिविधि है, ना कि ई गवर्नेंस गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में जब आप सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, तो इनमें कौन सा विकल्प दिखाई नहीं देता? तो देखिए फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल कलर बिल्कुल दिखाई देता है, सेलेक्टेड सेल हाइट, हाइट नहीं होती है, सेल फॉन्ट होते हैं, उसके बाद आप देखोगे तो सेलेक्टेड सेल वैल्यू होती है, इसका मतलब हाइट यहाँ पे नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एम एस एक्सेल में सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो फिल्टर विकल्प आता है, तो फिल्टर में आप देखोगे, चलिए हम देख ही लेते हैं, या कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस फाइल ओपन करते हैं। चलिए हमारे पास में प्रैक्टिस फाइल होगी, सैलरी सीट या कोई भी हम ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये फाइल नहीं है, चलिए ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए हमने यह फ़िल्टर लगाया है, यहाँ फ़िल्टर लगा लेते हैं, चलते हैं यहाँ पे और फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाओगे तो फ़िल्टर में देखिए कलर भी दिख रहा है, देखिए कलर के हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको कलर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे मान लो फ़ॉन्ट कलर सेल की वैल्यू के हिसाब से भी दिख रहा है, पर हाइट के हिसाब से यहाँ पे नहीं दिखेगा। देखिए हाइट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी आ रही है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको जो फाइल है, फाइल सिस्टम के अंतर्गत, फाइल सिस्टम में क्या आ जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल आ जाता है, और एक आ जाता है NTFS
मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक एक्सफेड भी आ जाता है, एक्स भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इसमें फाइल एलोकेशन टेबल की वैध या वैलिड श्रेणी नहीं है। तो देखिए फाइल एलोकेशन टेबल 32 भी है, 12 भी है, 16 भी है, तो यहाँ पे ये 10 नहीं है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 जो है कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल 12 पुराना वर्जन है। 16 ये MS डॉस के पुराने वर्जन, विंडोज़ वर्जन में छोटी हार्ड ड्राइव के लिए होता था। और 32 आम वर्जन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो आज भी USB ड्राइव में मेमोरी कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है। पर आज की डेट में NTFS आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जब MS वर्ड में इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, ठीक है, इंजीनियर्स जो इंडिया है, मतलब एक प्रकार से वाक्यांश पर सेंटेंस केस लागू किया जाता है, मतलब इस प्रकार से सेंटेंस केस लागू किया जाता है, तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट एक प्रकार से अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस केस में पहला एक सेंटेंस जब तक ख़त्म नहीं होता तो एक ही अक्षर कैपिटल होता है, मतलब एक शब्द का, पहला शब्द का। तो ये देखिए आई कैपिटल है, बाकी यहाँ तक पूरा आपका क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। पर इंडिया हमेशा कैपिटल अक्षर से ही शुरू होता है, तो राइट आंसर आपका ए ही होगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फुल कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, और ये भी फुल कैपिटल है। तो इन यहाँ पे बोला गया था क्या? सेंटेंस केस। पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ MS वर्ड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं, हम लिख देते हैं कोई पैराग्राफ। ये देखिए पैराग्राफ लिखे हमने, और इस पैराग्राफ में आप देखोगे तो आपको एक कैरेक्टर क्या दिख रहा है? बड़ा। बाकी नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद दूसरा कैरेक्टर बड़ा दिख रहा है, तो ये सेंटेंस केस है। पर मान लो इसको हम कर देते हैं लोअर केस, तो देखिए सब स्मॉल में दिखेंगे। उसके बाद हम कर देते हैं अपर केस, सब कैपिटल दिखेंगे। कैपिटलाइज इज वर्ड, देखिए प्रत्येक वर्ड का एक कैरेक्टर कैपिटल है। और उसके अलावा आप टोगल कर देते हैं, पहला कैरेक्टर छोटा, बाकी सब बड़े। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपको जो MS वर्ड है, MS वर्ड में तो हमने देख ली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए पावर पॉइंट में किसका उपयोग करेंगे? तो आप जाओगे यहाँ पे, देखिए स्लाइड शो के अंतर्गत तो आपको रिहर्स टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। रिहर्स टाइमिंग क्या करती है? कस्टम एनिमेशन को रिकॉर्ड करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन एनवायरनमेंट या वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और ईमानदार व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ये मतलब एक प्रकार से ऑनलाइन बोले तो जो आपका एक प्रकार से इंटरनेट के एथिक्स के अंतर्गत आ जाता है, परंतु ऑनलाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं साइबर की बात हो रही है, तो साइबर एथिक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, साइबर सेफ्टी नहीं होता, सिर्फ साइबर एथिक्स होता है। अब बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो डेटा और नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से हमलों से रोकना या सुरक्षित रखना। साइबर लॉ, इसके विरुद्ध काम करना बोले तो इंटरनेट और डिजिटल गतिविधियों से संबंधित जो कानून नियम है, प्रावधान, उसका अध्ययन करता है। एथिक्स बोले तो ऑनलाइन वातावरण में इसके लिए ईमानदार और जिम्मेदार व्यवहार अध्ययन, मतलब ये इसके लिए अध्ययन करता है। इसके अलावा जो साइबर सेफ्टी है, यह इंटरनेट उपयोग के दौरान सुरक्षा उपाय और सावधानियों पर ध्यान देता है। वर्तमान में जावा का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? देखिए शुरुआत में तो बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया था, पर अभी वर्तमान में ये ओरेकल के पास है। जब आप जावा डाउनलोड करोगे, जैसे हम इंटरनेट में चलते हैं, जैसे हम इंटरनेट में चलते हैं और इंटरनेट में चल के हम जो है सीधे लिखते हैं क्या? जावा, जावा डाउनलोड, ठीक है। जावा डाउनलोड लिखोगे तो देखिए जावा डाउनलोड किसके अंतर्गत आ रहा? ओरेकल, ठीक है। आप देख सकते हैं ओरेकल कंपनी के पास इसका स्वामित्व है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट तो डॉट नेट टेक्नोलॉजीज़ के पास है। गूगल एंड्रॉयड यहाँ देख सकते हैं। IBM ये हार्डवेयर एंटरप्राइज लेवल पर सॉल्यूशन पर काम करती है, ठीक है। और ओरेकल जो है सन माइक्रो सिस्टम पहले था इसका स्वामित्व। जावा विकसित किया था इसने 2010 में, ओरेकल के पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बंद करने की बात की जा रही है, एग्जिट नहीं, ठीक है। एग्जिट, MS वर्ड एग्जिट करना है तो ठीक है, फाइल बंद करना है तो Ctrl+W होता है, ठीक है। और Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+C आपका कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, शॉर्टकट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना जो कियोस्क है, इन्फॉर्मेशन कियोस्क, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले जो कियोस्क होते हैं, उसके संबंध में कौन से कथन गलत है?
तो गलत पूछा गया, तो सूचना कियोस्क जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क है कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है, बिल्कुल सही। जिसे सार्वजनिक स्थान पर जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो सही है, गलत नहीं है। उसके बाद है गैर इंटरेक्टिव, बोले तो जिस पर स्क्रीन टच नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जो आपके एक प्रकार से बोर्ड लगे हैं ना, बोर्ड एक प्रकार से जो एडवर्टाइज वाले बोर्ड लगे रहते हैं, डिजिटल वाले, टीवी लगी रहती है कहीं पे भी, ठीक है, चौक चौराहा पर, तो वो निष्क्रिय सिस्टम होते हैं, मतलब जिन पर डिस्प्ले बस होता है, जिनका उपयोग डिजिटल साइनेज में विज्ञापन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ना कि गैर मतलब एक प्रकार से हम जो है एक प्रकार से उसको टच कर सकते हैं। तो ये भी सही है, इसका मतलब पहला भी सही दूसरा भी सही। तो गलत क्या हुआ? गलत कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है आपके गलत पूछा गया था, तो यहाँ उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM सिमोन किस वर्ष जारी किया गया? तो ये जारी किया गया 1994 में, बी राइट आंसर है। तो यहाँ देख भी सकते हैं IBM सिमोन को दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है। इसे IBM वेल साउथ ने मिलकर विकसित किया था। इसमें टच स्क्रीन, ईमेल, फैक्स, मोबाइल, ये सब सुविधाएं साथ में दी गई थी। प्रोटोटाइप 1992 में दिखाया गया था और सार्वजनिक रिलीज़ किया गया 1994 में, कमर्शियल रिलीज़ बोल सकते हैं। MS पावर पॉइंट के बारे में कौन से, मतलब ये कथन है, कथन पर विचार कीजिए और सही बताइए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्रो रिकॉर्ड और प्ले करने देता है, बिल्कुल सही है। हाइपरलिंक द्वारा संसाधनों को जोड़ने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही। कीबोर्ड शॉर्टकट आल्ट प्लस F4 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे F10 F4 होता है, मतलब F10 नहीं होता है, F4 होता है। तो ये तीसरा गलत है और बाकी दो सही हैं। तो बाकी दो सही हैं, तो एक और दो सही है, एक और दो सही, मतलब ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है LT, वोल्टी और LT आपने देखा होगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी है। ये किस जनरेशन में वायरलेस तकनीक में शामिल किया गया है? तो 4G जब आया ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसको बोल देते हैं। 2G की बात करें, GSM CDMA यहाँ मिल जाती थी, SMS बेसिक सेवाएं थी। और आपका 3G में UMTS HSPA जैसी तकनीक शामिल थी, वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट की सुविधा है। 4G में लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोले तो ये तकनीक का उपयोग किया जाता था हाई स्पीड इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, IP आधारित थी। 5G यह अगली पीढ़ी के लिए तकनीक थी, जिसमें और भी स्पीड, जो तेज़ स्पीड है, कम लेटेंसी यहाँ मिल जाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो वेब एप्लीकेशन में HTML का उद्देश्य हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये वेब पेज बनाने के लिए होती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है, वेब पेज को स्टाइल करने के लिए नहीं होगी। इसका जो है CSS है। डेटा स्टोर करने के लिए ये भी नहीं होगा, ये जो DBMS है एक्सेस के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले कंटेंट, बिल्कुल वेब पेज के स्ट्रक्चर और कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए की जाती है, यानी कि सी राइट आंसर है। सिक्योर नहीं होगा, सिक्योर करने के लिए तो SSL हो जाती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो आपको देखने मिलेगा ग्रेविट्स या कार्यालय जो है, मतलब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 15 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल से, मतलब एक नेटवर्क से जोड़ना चाह रहा है। ईथरनेट केबल का मतलब लैन बनाना चाह रहा है, लैन, ठीक है। और लैन बनाना चाह रहा है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसे किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? राउटर इंटरनेट के लिए होता है, स्विच आपको देखने मिलेगा, ये सही है। स्विच के माध्यम से ही आप जो है मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। मॉडेम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को बदलता है, तो ये भी नहीं होगा। रिपीटर जो सिग्नल होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है या अपग्रेड करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विच यहाँ पे लगेगा, जो कि ईथरनेट केबल से जोड़ने में मदद करेगा सभी 15 कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया है, तो वायरलेस फिडिलिटी इसका मतलब हो जाता है, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वायरलेस मतलब बिना वायर के यहाँ पे जो सिग्नल है ट्रांसमिट किया जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मतलब एक प्रकार से देखें तो यह तकनीक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN के रूप में काम करती है और इसका प्रोटोकॉल है IEEE 802.11, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना कियोस्क की एक मान्य श्रेणी है? मतलब इन्फॉर्मेशन कियोस्क की एक मान्य श्रेणी है। तो फ्री स्टैंड कियोस्क हो सकते हैं, वॉल माउंटेड भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल दोनों सही हैं। वही स्टैंड, फ्री स्टैंड भी हो सकते हैं और वॉल माउंटेड भी हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों यहाँ पे सही हैं। सी आपका राइट आंसर है, एक और दो दोनों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर अगले निष्पादित होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है? तो ये है आपका प्रोग्राम काउंटर। क्या है? प्रोग्राम काउंटर। कौन सा CPU रजिस्टर अगले निष्पादित होने वाले, अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन को का एड्रेस रखता है? तो ये प्रोग्राम काउंटर, यानी कि सी राइट आंसर है।
तो यहाँ एक्यूमुलेटर की बात करें तो सीपीयू का रजिस्टर है जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के परिणामों को अस्थायी तौर पर रखता है। और यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें तो इसमें वर्तमान में चल रहा इंस्ट्रक्शन रखा जाता है। प्रोग्राम काउंटर अगले एड्रेस को रखता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यह उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है जहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन लाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रस्तुति या नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो बनाने के लिए पूछा है तो कंट्रोल+N है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P है, कंट्रोल+M स्लाइड को एंटर करने के लिए होती है, ठीक है। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है लास्ट वाला। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार खालिस्तान ट्रांसमिशन शामिल होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हमने कीबोर्ड से कोई डाटा दिए तो डाटा जाता बस है ना, आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स नहीं होगा, फुल डुप्लेक्स भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो राइट आंसर आपका होगा सिंप्लेक्स। और अगर कंप्यूटर से मॉनिटर मतलब हमारे सीपीयू से मॉनिटर में भी जा रहा है तो भी सिंप्लेक्स है। पर यदि हार्ड डिस्क मतलब हमारे एक प्रकार से सीपीयू से हार्ड डिस्क से सीपीयू में जो है वो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से हाफ डुप्लेक्स है, सेव हो रहा है या राइट हो रहा है। और फुल डुप्लेक्स किसको बोलेंगे, जब डाटा दोनों तरफ एक ही समय में जाता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की बात करें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है। तो ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, काफ़ी स्पीड से काम हो जाता है, इफ़िशियंसी दक्षता बढ़ती है, करप्शन यहाँ पे लाभ नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार एक प्रकार से, लाभ कैसे होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हम देखें तो आपको देखने मिलेगा किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट पर गति प्रभाव यानी कि एनिमेशन इफेक्ट या मोशन देना है, तो आप किस फीचर का उपयोग करोगे। तो यहाँ पे एनिमेशन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एनिमेशन स्कीम होगा। ट्रांजिशन एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में बदलते समय डिज़ाइन किया जाता है। और स्लाइड डिज़ाइन तो भाई डिज़ाइन के लिए उपयोग किया जाता है, बैकग्राउंड वॉलपेपर जो भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनिमेशन स्कीम्स का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए। और स्लाइड को अगर एनिमेट करना है तो स्लाइड ट्रांजिशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड तो क्लाइंट साइड में चलता है ना, कहाँ पे चलेगा, ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज ये हो सकते हैं, वेब सर्वर पर नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको जो है वेब सर्वर पर मतलब एक प्रकार से ये जो वेब पेज है, वेब पेज को होस्ट करता है, सर्व करता है, ये जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करता, ब्राउज़र रन करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2019 में स्क्रीनशॉट विकल्प किस टैब में होगा। तो इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिल जाता है, इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट। बाकी क्लिप जो आपका स्मार्ट आर्ट वगैरह है, चार्ट है या पेज हेडर एंड फुटर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें, पिक्चर है, कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट में ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको, हम HTML मतलब किस HTML एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट डालते हैं। तो जब HTML में हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं तो HTML एलिमेंट के रूप में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और स्क्रिप्ट के अंदर ही क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक। और अगर एक्सटर्नल लिखना है तो हमको लिखना होगा SRC, क्या लिखना होगा, SRC। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों की एक ही पंक्ति में होती है, L कुंजी और M के बाईं, मतलब L कुंजी M के बाईं ओर होती है। तो कीबोर्ड के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, जैसे क्वालिटी हो जाता है, ड्वार्क हो जाता है, एजोरिटी हो जाता है। तो क्वालिटी तो हम उपयोग कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, QWERTY, जो हम डेली बेस पर उपयोग कर लेते हैं। तो M और L जो है एक ही लाइन पे बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए M और L एक लाइन पे नहीं है, इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे को एजर्टी देखने को मिल जाएगी, तो एजर्टी में देखिए M और L जो है एक ही लाइन में मिल रहा है, तो इसका मतलब एजर्टी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए डॉर्क की बात करें, इस लेआउट में L और M दोनों एक ही पंक्ति में होते हैं, पर L M के बाईं ओर रहता है, मतलब रहता तो है पर बाईं ओर रहता है, जबकि इसमें क्या बोला था, दाईं ओर बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा यानी कि इनवैलिड डेटा को सेव होने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये वैलिडेशन टेक्निक उपयोग की जाती है। बाकी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स एक सूची है, और फिल्टर डेटा को छानने के लिए उपयोग किया जाता है। इनपुट मार्क या मास्क की बात करें, ये मार्क नहीं होता है, इनपुट मास्क होता है। क्या होता है, इनपुट मास्क, जो डेटा को मतलब वैलिड तरीके से इनपुट करने में मदद करता है।
इंटरनेट के संदर्भ में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खालिस्तान नामक विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भाई यहाँ पे क्या है, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए घुमाकर पूछा गया है पर आंसर यही है। ठीक है, HTML। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, डायनेमिक रूप से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है, टैग वगैरह। ये स्टैटिक रूप से टैग HTML में मिल जाते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो एक HTML वेब पेज को दूसरी जगह ले जाने का काम कर लेते हैं। XHTML बोले तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह HTML का XML आधारित संस्करण है। MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो अभी बताया था मैंने, Ctrl+M। बाकी चीज़ें आपको पता होगी, ये न्यू बनाने के लिए होता है और ये सेव करने के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है, क्यूरी विजार्ड बनाने के लिए आप किस टूल का उपयोग कर लेते हैं? डेटाबेस की बात की जा रही है MS एक्सेस में। तो एक्सेस में अगर चले तो मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे एक्सेस में चल के हम जो है कोई भी प्रैक्टिस वाला डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। अब इस डेटाबेस को ओपन करोगे तो आपको क्यूरी बनाने को आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ टेबल में गए और या क्रिएट में गए और यहाँ देखिए क्यूरी विजार्ड में गए। तो क्यूरी बनाने के लिए आपको सिंपल क्यूरी विजार्ड ही लगता है। ओके करोगे, जो टेबल चाहिए उसको सेलेक्ट करें, जितनी फील्ड चाहिए उसको लाए और उसके बाद नेक्स्ट कर दिए, आपकी क्यूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल क्यूरी विजार्ड। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जावा भाषा मूलतः किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित की गई है? तो नॉर्मली अगर देखें तो टीवी की रिमोट है, इसी प्रकार के गैजेट्स है, इनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो एम्बेडेड सिस्टम टीवी है या फिर मोबाइल है, इनके लिए इसको उपयोग किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जो इनबिल्ट होते हैं किसी अदर डिवाइस में। नेक्स्ट अगर देखें तो निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं होता? तो MS वर्ड में तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनता ही है, वर्ड पैड में भी बन जाता है, नोट पैड में भी बन जाते हैं, परंतु MS एक्सेल में स्प्रेडशीट बनती है। क्या बनती है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट देखें, जावास्क्रिप्ट डालने का सही स्थान क्या है? इसके पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे। तो ये हेड में भी डाल सकते हैं और बॉडी में भी, दोनों जगह हम जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। C राइट आंसर है। उसके बाद है HTML में क्रमबद्ध बोले तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? ऑर्डर्ड के लिए OL टैग का उपयोग किया जाता है, देखिए, और अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग। LI इसके अंदर लिस्ट आइटम जोड़ना उसके लिए, और एक और हो जाता है DL डेफिनेशन लिस्ट के लिए। लिस्ट नाम का कोई टैग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर पॉइंट 2000 पूछा गया है। अब 2000 के बदले में दूसरा भी पूछ सकता है, तो आपको दूसरे भी याद रखना है। तो इसमें टोटल 6 क्या होते थे, व्यू होते थे। जैसे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग, आउटलाइन, नोट्स पेज, स्लाइड शो, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन, नोट्स पेज, इसके अलावा स्लाइड शो और स्लाइड मास्टर, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती थी 2000 में। तो यहाँ आपको 2019 पूछ लेगा तो आपको क्या बताना, यहाँ पे भी आपको कई प्रकार के मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू मिल जाता है, आउटलाइन मिल जाता है, स्लाइड सॉर्टर मिल जाता है, नोट्स पेज मिल जाता है, स्लाइड शो मिल जाता है, मास्टर व्यू मिल जाता है, जिसमें आपको 3 प्रकार के मास्टर मिल जाते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स और नोट्स मास्टर। तो ये सब चीज़ें मिल जाती है आपको कहाँ पे, 2019 में भी। तो 2013, 19, 16 या फिर 24, इनमें लगभग लगभग सेम मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा वेब एप्लीकेशन में सामान्यतः उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मतलब PHP जो है आपका सर्वर साइड रूप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि मतलब यहाँ पे उपयोग की जाती है वेब एप्लीकेशन के अंतर्गत। और HTML तो डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। PHP आपका सर्वर साइड उपयोग किया जाता है, CSS स्टाइलिंग के लिए उपयोग की जाती है। जावास्क्रिप्ट को निम्नलिखित में से उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो जावास्क्रिप्ट, मान लो हम HTML का उपयोग कर लेते हैं तो HTML जो है स्टैटिक वेब पेज बनाने का काम कर लेते हैं, CSS उसको स्टाइल देने का काम कर लेती है, और जावास्क्रिप्ट उसको डायनेमिक या इंटरेक्टिव बनाने का काम कर लेती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वेब पेज में इंटरेक्टिविटी को जोड़ना, C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो बिजनेस से कस्टमर मतलब हमारे तक जो चीज़ें आती है, एक बिजनेस से कस्टमर तक जो चीज़ें आ रही है वो क्या है? तो अमेजन एक बिजनेस है और हमारे तक वो चीज़ें भेज रहा है मतलब कस्टमर तक, तो ये आपका इसका उदाहरण है। बाकी IRCTC गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, GST गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो डिजी लॉकर है वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये कस्टमर बिजनेस से रिलेटेड तो होंगे नहीं, सिटीजन से रिलेटेड होंगे और गवर्नमेंट से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा A। ठीक है, मतलब अमेजन, तो अमेजन जो है बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में एक वेबसाइट है जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट बेचती है। IRCTC यह रेलवे टिकट बुकिंग के लिए होता है, G2C हो जाता है
और जीएसटी बोले तो सरकार का पोर्टल है ये भी, जो कि टैक्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। डिजी लॉकर यह भी सरकार का डिजिटल सेवा है, जो G2C यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल मतलब मॉडल का सामान्य प्रकार नहीं है। सामान्य बोले तो प्राइमरी प्रकार नहीं है। तो प्राइमरी प्रकार के अंतर्गत देखिए, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है, परंतु बिजनेस टू गवर्नमेंट नहीं होता। ये रियर कंडीशन में होता है। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। पर मॉडल तो है, पर प्राइमरी मॉडल नहीं है। तो प्राइमरी मॉडल ही पूछा गया था, सामान्य मॉडल। तो यहाँ पे B2B बोले तो अलीबाबा कंपनी टू कंपनी के बीच में लेन देन होता है। B2C बोले तो कंपनियों से सीधे उपभोक्ताओं की बिक्री, अमेजन, फ्लिपकार्ट। कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोले तो OLX है, ईबे है, इनके माध्यम से देखने को मिल जाता है। और B2G मतलब बहुत ही रियर कंडीशन में होता है, मतलब विशेष परिस्थिति में जहाँ कंपनियाँ सरकार को सेवाएं देती है, परंतु ई कॉमर्स श्रेणी में शामिल नहीं माना जाता ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ईमेल अटैचमेंट या प्रोग्राम जो दिखने में सुरक्षित लगे लेकिन वास्तव में नुकसानदायक हो सकता है, तो वो क्या होता है? वो वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। और कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, वॉर्म मतलब यह स्वयं को कॉपी करके नेटवर्क में फैलाता है और मासूम दिखने वाला अटैचमेंट के रूप में नहीं होता। पर ट्रोजन हॉर्स ये एक ऐसा प्रोग्राम जो ईमेल अटैचमेंट होता है, जो देखने में सुरक्षित लगता है परंतु नुकसानदायक होता है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, यह उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखता है, लेकिन मतलब ट्रोजन हॉर्स नहीं होता। और रैनसमवेयर बोले तो फिरौती वाला, डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और पैसे मांगता है। चलिए नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट एंटिटीज़ खालिस्तान से शुरू होती है और खालिस्तान पर समाप्त होती है। तो ये एंड से शुरू होती है और सेमीकोलन से ख़त्म होती है। जैसे हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा, एंड से इट यहाँ पे शुरू हुआ, GT है, AMP है, देखिए यहाँ पे एंड हुआ, एंड, और समाप्त कहाँ हुआ? सेमीकोलन से। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कौन से कथन असत्य है, तो यहाँ डॉस से रिलेटेड पूछा गया। डॉस और लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ सत्य पूछा तो ये तो आंसर नहीं होगा। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये भी आपका जो है सही है, मतलब असत्य दोनों नहीं है। तो असत्य दोनों नहीं है तो ना तो A ना तो B, बोले तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पे गलत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट देखें, तो आपको MS एक्सेल में पंक्ति को हटाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की ज़रूरत होती है? पंक्ति की हटाने की बात की जा रही है। हो सकता है ये कॉलम को हटाने की बात कर ले, हो सकता है सेल को हटाने की बात कर लें। तो हम चलते हैं सीधे एक्सेल में। हमारे पास में एक्सेल दिया है, देखिए एक्सेल में चलें और हम यहाँ कोई डाटा निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए, ये डाटा है, ये डाटा हमारे पास में। अब इस डाटा में देखो अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस है और यहाँ पे 102 रिकॉर्ड है। 102 रिकॉर्ड अगर चलें तो कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबाते हैं, देखिए 102 गायब हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं तो एक रो इंसर्ट हो गई। इसका मतलब कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाए तो रो इंसर्ट हो रही है, और कंट्रोल के साथ जो है आप माइनस दबाते हैं तो क्या हो जा रहा है? जैसे कंट्रोल के साथ आप माइनस दबाते थे हट जा रही है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबा रहे तो आ जा रही है। ऐसे कॉलम, कॉलम में जाएं, कंट्रोल के साथ माइनस दबाए तो देखिए हट जा रहा है, और अब जो है इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे तो कॉलम आ जा रहा है। ऐसे ही सेल में जाकर दबाओगे कंट्रोल के साथ माइनस तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें एक सेल हटा दो, लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक सेल हटाओ, अप में ट्रांसफ़र होगा। एक रो कंप्लीट हट जाएगी जिस कॉलम में या जिस सेल में है, और एक कॉलम हट जाएगा जिस कॉलम में या जिस सेल में है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल के साथ माइनस से। तो कंट्रोल के साथ माइनस ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप कंट्रोल के साथ माइनस हो। तो पंक्ति में हटाना तो पंक्ति पे आप होना पड़ेगा, और कंट्रोल के साथ माइनस चिन्ह आपको रखना पड़ेगा। तो आपका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने बता ही दिया हूँ आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एस रैम मतलब स्टैटिक रैम स्लो होती है डी रैम के, जबकि ये फास्ट होती है, तो इसका मतलब ये गलत है, सत्य नहीं है। डी रैम जो है यूजेस कैपेसिटर्स और फ्यू ट्रांजिस्टर, तो बिल्कुल डी रैम जो है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सत्य पूछा गया था, तो ओनली टू बोले तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो एस रैम जो है फास्ट होती है डी रैम की अपेक्षा। ठीक है, जो कैश मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉलम हटाने के लिए सही क्रम बताओ। तो देखिए किसी भी सेल पर क्लिक करो, तो सेल पर क्लिक करें सभी सही है। फिर राइट क्लिक करना है, लेफ्ट नहीं, तो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, 2 बचे। फिर उसके बाद डिलीट पर क्लिक करना है, तो ये भी सही है, डिलीट। उसके बाद एंटायर रो, जबकि क्या बोला गया था? कॉलम, तो रो वाले को हटा दो, तो बचा क्या? डी।
डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखे भी थे भाई, कोई कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, कहाँ जाओगे, डिलीट बटन पर क्लिक करोगे और कहाँ जाओगे, एंटायर कॉलम में। तो ये आपका राइट आंसर है, मतलब डी वाला। चलिए नेक्स्ट है, जावा समर्थित वेब ब्राउज़र के अंतर्गत, मतलब समर्थित वेब ब्राउज़र के अंदर किस प्रकार के जावा प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ब्राउज़र की बात की जा रही है, ब्राउज़र मतलब इंटरनेट प्रोग्राम, किसके, जावा के। और जावा के इंटरनेट प्रोग्राम को एप्लेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एप्लेट्स। तो आपको याद रखना है एप्लेट्स। चलिए नेक्स्ट देखें, जावा जो है, जावा स्क्रिप्ट एक खालिस्तान भाषा है। जावा स्क्रिप्ट जो है एक इंटरप्रेटेड भाषा है, व्याख्यायित भाषा है। बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने जो है प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में कंप्लीट रूप से लगभग जो है 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6, 7 जितने भी पॉसिबल हो एग्ज़ाम तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर कराऊंगा। ठीक है, डिटेल क्लास हो सकता पॉसिबल हो, और नहीं होता है तो ये प्रैक्टिस सेट से आपका काम हो जाने वाला है। आप विस्तार से इसको शुरू से लेके अंत तक देखिए, और अगर पीडीएफ लगती है तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा, और नहीं तो टेलीग्राम पर आपको दे दूँगा, तो वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आप डाउट रहता है या फिर कोई भी आप क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कितने क्वेश्चन आपसे बने, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।